So starting with the topic corrosion. What corrosion is, we all are aware with this term corrosion, जिसे को हिंदी हम बोलते हैं जंग लग जाना। मोस्टली जो अपने मेटल्स होते हैं, आयरन या दूसरे और मेटल्स होते हैं, उनमें corrosion की प्रॉपर्टी मीन्स corrosion लगने के corrosion के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोस्टली कोरोजन क्यों होता है? जब हमारा कोई मेटल किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आता है या एयर के कांटेक्ट में आता है ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर इसके जंग लगने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट होता है, तो ये जो आयरन होते हैं, दूसरे मेटल्स होते हैं, धीरे धीरे इनकी लेयर जो है वो शेड होने लगती है, जिसको हम कोरोजन से इंडिकेट करते हैं। So the first slide, what it says, the introduction of corrosion is, it is a process of reaction between metallic surface and its environment. जो हमारा मेटल है उसके सरफेस से अगर एनवायरनमेंट का जो भी रिएक्शन होता है, इसे हम कोरोजन से डिफाइन करेंगे। इट इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इट कॉजेज द लॉस ऑफ मेटल। जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट में जंग का लेयर नीचे तक जाने लगता है तो हमारे जो मेटल है वो लॉस होने लगता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। हैंस disintegration of a metal by its surrounding chemicals through a chemical reaction on the surface of the metal is called। हमारे मेटल के आसपास रखे हुए कोई दूसरे पदार्थ या एनवायरनमेंट की वजह से अगर हमारे मेटल का सरफेस और उसके प्रोडक्ट्स धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, उसका सरफेस खराब होने लगता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो हम उसे कोरोजन से डिफाइन करेंगे। So here is the example of corrosion. What it is, the formation of rust on the surface of iron, formation of green film on the surface of copper। जब लोहे पर कोई रस्ट की जंग की परत चढ़ जाती है तो उसे हम कोरोजन से डिफाइन करेंगे, या फिर हमारे कॉपर पे अगर हरे कलर की कोई फिल्म चढ़ जाती है उसे भी हम कोरोजन से डिफाइन करते हैं। The responsible factors for the corrosion of a metal that are environmental, chemicals, temperature and design। ये environment के बाद कॉमा दे सकते हैं। environmental जो कंडीशन होती है जैसे मॉइस्ट कंडीशन, टेम्परेट कंडीशन, इन सब कंडीशन में कोरोजन लगता है। केमिकल्स, अगर कोई केमिकल्स हैं आपके मेटल के पास तो भी कोरोजन कॉज करेंगे। टेम्परेचर एंड द डिज़ाइन ऑफ द मटेरियल, अगर मटेरियल का डिज़ाइन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा राउंड्स और क्रीविस हैं जहाँ पर एरेशन हो रही है, मॉइस्चर रुक रहा है, तो वहाँ पर भी कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप इस डायग्राम में देखेंगे, जैसे क्लीन मटेरियल है आपको, उसके बाद धीरे धीरे इसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, जिसको यूनिफॉर्म कोरोजन बोलेंगे। मटेरियल्स कोरोडेड ओवर द सरफेस यूनिफॉर्मली इन प्रेजेंस ऑफ कोरोजिव इन्वायरमेंट। जो कोरोजन के लिए अगर सुटेबल इन्वायरमेंट है तो आपके मेटल की सरफेस जो क्लीन रहती है धीरे धीरे जंग लगने की परत में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ डिफरेंट थ्योरीज ऑफ कोरोजन। मोस्टली कोरोजन की ड्राई और वेट थ्योरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ड्राई थ्योरी को केमिकल कोरोजन थ्योरी और वेट थ्योरी को गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी भी हम कहते हैं। ये नाम से ही डिफाइंड है। ड्राई मतलब सूखे फॉर्म में अगर आपके प्रोडक्ट में जंग लगता है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसे प्रोडक्ट जो ड्राई फॉर्म में आपके प्रोडक्ट को कोरोजन कॉज करेंगे। और वेट फॉर्म का ये बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ कोरोजन है, जब कोई प्रोडक्ट किसी गीली वस्तु, हमारा मेटल कोई लिक्विड प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, या फिर गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस जहाँ पर होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा अगर कोई प्रोसेस होती है तो वो भी कोरोजन के अंदर आती है, जिसको वेट कोरोजन से डिफाइन करेंगे। Now first one, dry corrosion theory. According to this theory, corrosion on the surface of metal is due to direct reaction of atmospheric gases like oxygen, halogens, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, hydrogen sulfide and fumes of chemicals with metal। जब हमारा मेटल एनवायरनमेंट में किसी गैस के कांटेक्ट में आता है, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ गैस में ऑक्सीजन और हेलोजन के कांटेक्ट में आता है, उसके अलावा सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और दूसरे ऐसे केमिकल के कांटेक्ट में आता है, तो हमारे मेटल की सरफेस शेड होने लगती है, डिटेरियोरेट होने लगती है, जिसको हम ड्राई कोरोजन थ्योरी में पढ़ेंगे। डिपेंड्स ऑन द केमिकल एफिनिटी ऑफ मेटल टूवर्ड्स रिएक्टिव गैस। वो हमारे मेटल का रिएक्शन गैस के साथ कितना ज़्यादा होता है वो कोरोजन, होने वाले कोरोजन को डिफाइन करेगा।
देर आर थ्री मेन रीजन्स ऑफ ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन के तीन मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीडेशन, कोरोजन, रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। जब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन हमारे मेटलिक सरफेस के साथ केमिकल रिएक्शन कॉज करेगी तो इसको ऑक्सीडेशन कोरोजन बोलेंगे। कोरोजन बाय अदर गैसेज लाइक हेलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये दूसरी गैसेज जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो कोरोजन बाय अदर गैसेज इसका एग्जांपल है। एंड द लिक्विड मेटल कोरोजन, अगर कोई लिक्विड लिक्विड मेटल यानी ड्राई लिक्विड ही नहीं है, ऐसा मेटल जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है या ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो हमारे मेटल के साथ रिएक्शन कॉज कर रहा है, उसको हम लिक्विड मेटल कोरोजन बोलेंगे। आगे से देखेंगे हम। So oxidation corrosion, that is reaction with the oxygen. Some of the metal directly react with the oxygen in the absence of moisture. अगर कहीं moisture नहीं भी present है लेकिन environment में oxygen के साथ भी most of the time हमारे metal react कर जाते हैं, जिसके कारण oxidation corrosion की condition बनती है। Alkali alkaline earth metals react with oxygen at room temperature and form corresponding oxides, while some metal react with oxygen at higher temperature. कुछ एल्केली और अल्कलाइन जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट कर जाते हैं और इसके साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि कोरोजन का कारण होती है। लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं। तो ये मेटल पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते बिकॉज ये नोबल मेटल्स होते हैं। During oxidation of a metal, metal oxide is formed a thin film on the metallic surface which protects the metal from फर्दर कोरोजन। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है इसमें मेटलिक ऑक्साइड की एक थिन फिल्म बन जाती है मेटलिक सरफेस पे, जो मेटल को प्रोटेक्ट करती है आगे और कोरोजन होने से। इफ डिफ्यूजन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और मेटल अकर अक्रॉस दिस लेयर फर्दर कोरोजन इज पॉसिबल। अगर इस लेयर को छेद कर भी ऑक्सीजन अंदर मेटल की तरफ आती है या इस लेयर को क्रॉस कर जाती है तो कोरोजन की चांसेस और बढ़ने लगते हैं। नाउ कोरोजन बाय अदर गैसेस। अभी ऑक्सीजन के द्वारा होने वाले कोरोजन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब है अदर गैसेस जैसे क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये गैसें कैसे कोरोजन कॉज करेगी? इन ड्राई एटमॉस्फेयर दिस गैसेस रिएक्ट विद द मेटल एंड फॉर्म कोरोजन प्रोडक्ट्स विच में बी प्रोडक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव हम कैसे कह सकते हैं? अगर आउटर लेयर पर ही, इनिशियल ही लेयर पर ये गैसेस रिएक्ट होकर एक लेयर या कवरिंग बना लेती है तो नीचे हमारा मेटल या फिर जो भी हमारा आयरन है वो सेफ रहता है। लेकिन अगर इस लेयर को क्रॉस करके ये गैसेस हमारे मेटल तक पहुंच जाती है तो वो नॉन प्रोटेक्टिव के जैसा वर्क करते हैं और कोरोजन कॉज करते हैं। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन सल्फाइड अटैक्स द स्टील फॉर्मिंग ferrous sulfide scale which is porous and interferes with the normal operation। ये हाइड्रोजन सल्फाइड स्टील के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फाइड बनाते हैं जो कि हमारे स्टील को पोरस यानी छेददार बना देंगे और नॉर्मल ऑपरेशंस में उनके इंटरफियरेंस कॉज करेंगे। Now liquid metal corrosion. In several industries, molten metal passes through metallic pipes and causes corrosion due to the dissolution or due to internal penetration। लिक्विड का मतलब यही है कि जो हमारा मेटल है अगर वो उसे एक्सेसिव हीट के दौरान जब किसी पाइप से फ्लो किया जाता है या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है तो ये मॉल्टेन मेटल जो होते हैं ये मेटलिक पाइप से पास हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरनल पेनिट्रेशन के थ्रू। लिक्विड मेटल मरकरी डिजोल्व्स मोस्ट मेटल बाय फॉर्मिंग अमलगम देयर बाय कोरोडिंग देम। जो मरकरी होता है उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो ये मरकरी जब मेल्ट होता है तो अपने साथ दूसरे मेटल्स को भी डिजोल्व कर लेता है, जिसके कारण अमलगम बनाते हैं जिसमें कोरोजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। Now second theory is wet corrosion theory. It is a common type of corrosion of metal in the aqueous corrosive environment। जब हमारा मेटल किसी लिक्विड के कांटेक्ट में होता है या कोई भी लिक्विड सब्सटेंस के टच में आता है तो उसमें कोरोजन के चांसेस मेटल पर बढ़ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कोरोजन occurs when the metal comes in contact with the conducting liquid। According to this theory, there is a formation of galvanic cell on the surface of metal।
लिक्विड की वजह से, लिक्विड फ्लो होने की वजह से हमारे मेटल के सरफेस पे गैल्वेनिक सेल जैसा फॉर्मेशन, गैल्वेनिक सेल जैसा वो वर्क करने लगता है सरफेस। इस कारण कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सम पार्ट्स ऑफ मेटल सरफेस एक्ट्स एज एनोड एंड रेस्ट एक्ट एज कैथोड। एनोड और कैथोड दो अलग अलग चार्जेस लगने के कारण ही वो मेटल गैल्वेनिक सेल के जैसा वर्क करता है और वहाँ पर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। द केमिकल इन द एनवायरनमेंट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो केमिकल होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके एनवायरनमेंट के साथ एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करते हैं, जिसमें चार्ज भी आ जाता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड पार्ट टेक्स प्लेस एंड इट रिजल्ट्स इन कोरोजन एट एनोड वाइल रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। जो एनोड और कैथोड दो चार्जेस हमारे मेटल पर बन जाएंगे, उसमें एनोड जो होगा वो ऑक्सीडेशन का काम करेगा और जो कैथोड है वो रिडक्शन का काम करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कैथोड पार्ट, और ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। नाउ सिंगल मेटल और टू मेटल कोरोजन, ये क्या होते हैं? सिंगल मेटल, जब एक मेटल के साथ कोई लिक्विड कांटेक्ट में आता है, दो मेटल के साथ लिक्विड कांटेक्ट में आते हैं, तो कैसे कोरोजन होते हैं। येलो डायग्राम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे, जो करंट का फ्लो है आयनिक कंडक्शन अनोड से कैथोड की ओर हो रहा है। देन करंट का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। जब ये साइकिल पूरी कंप्लीट होती है तब हमारे चार्जेस जो हैं वो दिखने लगते हैं। देन राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वाइट डायग्राम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एनोड से कैथोड की ओर। देन नीचे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होंगे वो फ्लो ऑफ आयंस जो हैं वो आपके कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। ये कंडीशन एक जैसी ही होती है, गैल्वेनाइक गैल्वेनिक सेल के जैसा ये वर्क करेंगे और वेट कंडीशन में कोरोजन कॉज करेंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई कोरोजन एंड वेट कोरोजन। जो ड्राई कोरोजन होता है वो मॉइस्चर के एब्सेंस में होगा। इसका अपोजिट वेट कोरोजन के लिए मॉइस्चर या लैक्वस की ज़रूरत होती है। ड्राई कोरोजन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट अटैक ऑफ केमिकल और गैसेस ऑन द मेटल सरफेस, और वेट कोरोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसा वर्क करते हैं। लिक्विड के कांटेक्ट में आने पर एनोड और कैथोड चार्जेस बन जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ड्राई कोरोजन स्लो प्रोसेस है और वेट कोरोजन रैपिड प्रोसेस है। Dry corrosion products are product at the site of corrosion, and wet corrosion occurs at anode but rust is deposited at cathode। जो ड्राई कोरोजन होता है उसमें कोरोजन एट द साइट, जहाँ पर गैस कांटेक्ट में आ रही है वहीं पर ही कोरोजन होगा। लेकिन वेट कोरोजन के कंडीशन में जो एनोड पार्ट होता है वहाँ पर पूरा जंग लग जाता है। कोरोजन अकर्स एट द अनोड, अनोड के पार्ट पर कोरोजन होता है, लेकिन जो जंग लगती है, रस्ट लगती है, इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड के साइड पर डिपॉजिट होती है। द प्रोसेस ऑफ कोरोजन इज यूनिफॉर्म। जो ड्राई कोरोजन की कंडीशन है उसमें कोरोजन एक ही तरीके से ऊपरी लेयर पे फैलने लगता है, फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। लेकिन वेट कोरोजन की कंडीशन में ये एनोड पार्ट के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है और वहाँ पर मेटलिक कोरोजन के चांसेस कितने ज़्यादा होंगे। Now, what are the factors that influencing the rate of corrosion? The nature and extent of corrosion depend upon the metal and the type of environment। किस प्रकार का मेटल अपन यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, और वो किस एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, ये कोरोजन के फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। पहला है नेचर ऑफ द मेटल, वो मेटल कितना प्योर है उतने उसमें कोरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड है एनवायरनमेंट, पीएच एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना ज़्यादा वेरी करेगा या इनके प्रेजेंस होंगे मेटल के कंडीशंस बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर, कुछ मेटल्स होते हैं जो एक्सेसिव हाई टेम्परेचर पे कोरोजन कॉज करेंगे, लेकिन कुछ मेटल जो होते हैं एल्केली और एसिड जो होते हैं कम रूम टेम्परेचर पे भी कोरोजन कॉज कर सकते हैं। मोशन, इट में कॉज इरूजन। मोशन का मतलब आपके मेटल के ऊपर अगर वो वियरिंग और शेयरिंग स्ट्रेस पड़ रहा है उस पर, तो वो भी कोरोजन का एक कारण होता है। Now the different types of corrosion, we can divide types of corrosion into 8 categories. First one is the uniform corrosion। जब हमारे मेटल के सरफेस पर एक जैसा कोरोजन की परत जमने लगती है तब उसको यूनिफॉर्म कोरोजन बोलेंगे। पिटिंग कोरोजन, जब हमारे मेटलिक सरफेस के साथ साथ वो जो कोरोज्ड पार्ट है नीचे और सेल तक जाने पर गड्ढे बनने लगते हैं तब उसे पिटिंग कोरोजन बोलेंगे। इंटरग्रेन्युलर कोरोजन यानी अंदर पूरे सरफेस पर
एक दरार जैसी बनने लगती है जिसको इंटरग्रेन्यूल्स के अंदर तक ये कोरोजन पहुंच जाती, तब उसको इंटरग्रेनुलर कोरोजन बोलेंगे। स्ट्रेस कोरोजन, जब हमारा कोई मेटल प्रोडक्ट किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में, जैसे शिप पानी के अंदर बोट में खड़ी है, नीचे से पानी का उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, या फिर कोई स्क्रू हम लगाए हुए हैं हमारे मेटल पे और वो कोई स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं मेटल पे, तो ये कोरोजन का कारण बनते हैं। क्रेवाइस कोरोजन, यानी किसी गड्ढे पर या नट बोल्ट की वजह से कहीं पर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ रहा है तो वो भी क्रेवाइस कोरोजन का कारण है। गैल्वेनिक कोरोजन, जब हमारा मेटल गैल्वेनिक सेल के जैसा वर्क करता है, लिक्विड के कांटेक्ट एक्वस के कांटेक्ट में एनोड और कैथोड बन जाते हैं, तो वो गैल्वेनिक कोरोजन होते हैं। एंड इरोजन, जैसे हम सॉइल इरोजन जो पढ़े हैं, मृदा अपरदन, वैसे ही मेटल को इरोजन इसको बोल सकते हैं। मेटल का अपरदन या मेटल का सरफेस का झड़ना वो भी कोरोजन का कारण होता है। Now first one is the uniform corrosion. This type of corrosion results in a uniform and continuous decrease in the thickness over the entire surface area of the metal. जो हमारा मेटल होता है उसके ऊपरी परत धीरे धीरे झड़ने लगती है, कम होने लगती है, इसको यूनिफॉर्म कोरोजन बोलेंगे। द रेट ऑफ यूनिफॉर्म कोरोजन कैन बी easily determined by measuring the mass loss or the quantity of रिलीज्ड हाइड्रोजन। जो हमारे मेटल का वेट था, कोरोजन के बाद उस मेटल का वेट कितना कम हो गया, इससे हम यूनिफॉर्म कोरोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन कितने रिलीज हुए उनकी क्वांटिटी मेजर करके भी यूनिफॉर्म कोरोजन का पता लगाया जा सकता है। Second one, pitting corrosion. When there is break in the protective oxidative layer or impurity, जो हमारा मेटल है उसमें धीरे धीरे उनके सरफेस में ब्रेक होके ये कोरोजन नीचे आने लगता है, तो उसे पिटिंग कोरोजन बोलेंगे। दिस लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ कोरोजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलरली शेप्ड कैविटीज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। जैसे हमारे दांत में गड्ढे होने लगते हैं, वैसे ही मेटल के सरफेस के साथ ये गड्ढे अंदर की ओर जाने लगते हैं अनयूनिफॉर्म मैनर में, तो इसे पिटिंग कोरोजन बोलेंगे। देयर डायमीटर एंड डेप्थ डिपेंड अपॉन द सेवरल पैरामीटर रिलेटेड टू द मेटल, द मीडियम एंड सर्विस कंडीशन। ये जो पिटिंग या गड्ढे हैं कितने अंदर तक जाएंगे, ये मेटल पे डिपेंड करता है किस टाइप का मेटल है, कौन सा मीडियम उसे कोरोज कर रहा है और कौन सी कंडीशंस में वो रखे हुए हैं। द नॉन यूनिफॉर्म कोरोजन, द इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ पिटिंग कोरोजन कैन नॉट बी असेस्ड बाय द रिलीज्ड हाइड्रोजन। जैसे कि यूनिफॉर्म कोरोजन में हम रिलीज्ड हाइड्रोजन की क्वांटिटी मेजर करके आइडेंटिफाई कर सकते थे कोरोजन को, लेकिन पिटिंग कोरोजन में इसके अकॉर्डिंग हम कोरोजन का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। Pitting corrosion can be assessed using three criteria. फर्स्ट है इसकी डेंसिटी, द नंबर ऑफ पिट्स यूनिट पर एरिया, कितने एरिया में कितने पिट्स या गड्ढे बने हैं, ये डेंसिटी से इसके कोरोजन का पता लगाया जा सकता है फर्स्ट। द रेट ऑफ डिपेंड डीपिंग, कितनी गहराई है उस कोरोजन की पिटिंग की, इससे पिटिंग कोरोजन का पता लगाया जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिटिंग, गड्ढे बनने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये भी एक थर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है पिटिंग कोरोजन का। इट इज़ कॉज्ड बाय द क्लोराइड कंटेनिंग आयन, जिस आयंस में क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से पिटिंग कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ आप एक मूवी जो चल रही है यानी GIF, उसमें आप देखेंगे पिटिंग कोरोजन को डिफाइन किया गया है। क्लीन मटेरियल होता है जिसे सी में अगर हम इमर्ज्ड करते हैं फर्स्ट में, जो कि दिखेगा आपको अभी, ये आपका फर्स्ट है सी वाटर के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ पैसिविटी, देन पैसिविटी ब्रेक डाउन इनटू द लोकलाइज्ड कोरोजन एंड देन पिट्स और डीप स्वेलो आर फॉर्म्ड। कोई एक मेटल आपके सी में रखा हुआ है, उसमें पैसिव कोरोजन होगा, फिर ये कोरोजन के टुकड़े टूट जाएंगे एंड देन आफ्टर उसमें गड्ढे बनने लगेंगे और नीचे वो डीप सरफेस पर जाने लगेगा, दैट इज योर पिटिंग कोरोजन। नाउ इंटरग्रेन्युलर और वेल्ड डिके कोरोजन, ये कोरोजन क्या होता है, बाउंड्रीज इन द मेटल अलॉय, इसकी जो बाउंड्रीज होती है वो मेटल अलॉय की बनी होती है, अलॉय की जिसमें इंटरग्रेनुलर वेल्ड डिके तक जाता है। बाउंड्रीज कंटेन मटेरियल विच शोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर देन अदर, ये जो बाउंड्रीज होती है इनके मटेरियल जो होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह वर्क करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर।
impoverished, that is depleted on one component is anodic with respect to other. इसमें एक component का degradation होता है दूसरे component के presence में, and still can be stabilized by the टाइटेनियम, स्टेबिलाइज्ड बाय टाइटेनियम, जो स्टील होता है उनको टाइटेनियम से स्टेबलाइज किया जा सकता है। ये जो येलो डायग्राम है इसमें आप देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे वेल्डेड ऑस्टेनिक स्टील प्लेट्स दी हुई है, वेल्डिंग के थ्रू इंटरग्रेनुलर कोरोजन होता है, तो यहाँ पर क्रोमियम आयन के साथ कार्बन अंदर जाने लगता है और ये उनकी बाउंड्रीज को धीरे धीरे डिग्रेड करने लगता है। कार्बन एटम धीरे धीरे इसमें फॉर्मेशन होने लगता है और डेप्लीशन ऑफ द क्रोमियम होने लगता है। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ इंटरग्रेनुलर कोरोजन। इसको वेल्ड डीके भी हम कहते हैं। Now, stress corrosion. This type of corrosion result from the combined action of the mechanical stress, bending tension और थर्मल। अगर आपका कोई मेटल को मैकेनिकली हाथ से मोल्ड किया जा रहा है या किसी मशीन से उसमें टेंशन पड़ रहा है या थर्मली किसी हॉट स्पॉट पे वो रखा हुआ है या फिर किसी वाटर के कारण उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेस कोरोजन का कारण होता है। अनइक्वल रेट ऑफ कूलिंग फॉर डिफरेंट पार्ट्स। अगर किसी मेटल के अलग अलग जगह को इन डिफरेंट फॉर्म में कूल किया जाए, इसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है मेटल का और कोरोजन हो सकता है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द बोल्ट, नट की वजह से अगर किसी मेटल पे कोरोजन होता है तो वो स्ट्रेस कोरोजन का कारण है। यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे कि क्रैक्स होते हैं ड्यू टू द सी प्लेस्ड इन अ सी, एंड दिस क्रैक्स प्रोपेगेट थ्रू द हल्क ऑफ शिप ब्रेकिंग इनटू द डिफरेंट पीसेस। नीचे वाटर में बेस साइड पे शिप के स्ट्रेस पड़ता है जो कि कोरोजन अटैक कॉज करेंगे। धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है और शिप ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में। Now, crevice corrosion. It is a localized corrosion in recesses, overlapping zones for riveting, bolting or welding, zones under joints and under various deposits. जब किसी मेटल को हम वेल्डिंग या सोल्डरिंग करेंगे, वहाँ पर कोई जॉइंट को एक दूसरे से जोड़ते हैं या रिवाइटिंग करते हैं, तो उस जगह पर एक क्रिवाइस जैसा एक उभरा पार्ट बन जाता है जिसको हम क्रिवाइस फॉर्म बोलेंगे और वहाँ पर कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। These zones are called crevices. Metal with more concentration of oxygen become anode. जहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो अनोड के जैसा वर्क करेंगे। एंड दिस टाइप ऑफ कोरोजन इज आल्सो नोन एज डिपॉजिट अटैक, यानी वेल्डिंग सोल्डरिंग की वजह से वहाँ पर कोरोजन बढ़ जाएगा। ये डायग्राम में आप देखेंगे इनिशियली नो कोरोजन होता है क्रिवाइसिस के साइड पर, फिर धीरे धीरे वहाँ ऑक्सीजन डिपॉजिट होने के कारण वो अनोड जैसा वर्क करते हैं और क्रिवाइसिस बन जाती है वहाँ पर, और इसको हम क्रिवाइसिस कोरोजन बोलेंगे। Now, galvanic corrosion, when two dissimilar metals with large difference in electrochemical potential are in direct contact in a conducting liquid. जब दो अधिक एक दूसरे से अलग मेटल को आपस में जोड़ा जाता है विद लार्ज डिफरेंस का, जिनका इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बहुत अलग है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर गैल्वेनिक कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जैसा वर्क करेंगे। वन ऑफ द टू में कोरोड, इनमें से एक या दोनों कोरोजन हो सकता है। द अदर मेटल विल नॉट कोरोड, या दूसरा मेटल जो कोरोड नहीं होता, इट में इवन बी प्रोटेक्टेड इन दिस वे। दूसरे मेटल को बचाने के लिए पहले मेटल पहले मेटल को बचाने के लिए दूसरे मेटल के साथ उसे कंबाइन कर दिया जाता है। इसको गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, यानी एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है। प्रोटेक्टिव ऑक्सीलेयर रिड्यूस द कोरोजन। एक मेटल को बचाने के लिए किसी दूसरे मेटल की परत उस पर चढ़ा दी जाती है, गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है, तो दूसरा मेटल हमारा कोरोजन को नहीं प्राप्त करता। यहाँ डायग्राम में देखेंगे कोरोजन प्रोसीड्स नियर जंक्शन। आपका जो नोबल मेटल है वो बचा हुआ है और एक्टिव मेटल कोरोड होने लगता है, यानी एक मेटल के प्रोटेक्शन को दूसरी मेटल से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नाउ इरोजन, धीरे धीरे कोरोजन बिकॉज ऑफ एट्रिशन और एब्रेजन ऑफ फ्लूइड ऑफ मेटल। जब लिक्विड धीरे धीरे हमारे मेटल के ऊपर फ्लो करने लगता है तो प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक होने लगती है और ये कोरोजन मेटल तक पहुंचने लगता है, जिसको इरोजन बोलेंगे। इरोजन कोरोजन बाय इरोजन अकर्स इन मूविंग मीडिया, चलते हुए लिक्विड या मीडिया की वजह से ये होता है। दिस रेट ऑफ कोरोजन इज रिलेटेड टू फ्लो स्पीड ऑफ द फ्लूइड। ये फ्लूइड जितनी ज़्यादा फ्लो करेंगे तो कोरोजन के चांसेस बढ़ने लगेंगे। इट लीड्स टू लोकल थिनिंग ऑफ द
मेटल, जो हमारा मेटल धीरे धीरे थिन होने लगता है, विच रिजल्ट इन स्क्रैचेस आर ऑलवेज ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फ्लो डायरेक्शन। इसमें जो स्क्रैच पड़ने लगते हैं धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं और ये स्क्रैच दिखने लगते हैं। इंसुलेशन कैन रिड्यूस द कोरोजन, इंसुलेशन की वजह से हमारे कोरोजन को हम रोक सकते हैं, यानी उसको कंडक्शन को कम करके। नाउ प्रिवेंशन और कन्वेट ऑफ द कोरोजन, कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? मटेरियल सिलेक्शन, इस टाइप के मटेरियल को हम सेलेक्ट करेंगे जो कोरोजन, जिसमें कोरोजन के चांसेस कम होते हैं। प्रॉपर फैब्रिकेशन एंड डिज़ाइन, हमारे मेटल या प्रोडक्ट की डिज़ाइन ऐसी हो ताकि उसमें स्ट्रेस कम पड़े और कोरोजन के चांसेस कम हो। एल्टरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, मॉइस्ट एनवायरनमेंट और ऐसे ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट को कम करके हम कोरोजन से बचा सकते हैं मेटल को। कैथोडिक कैथोनाइजेशन, ये प्रोसेस है मेटल को कोरोजन से रोकने का, हम पढ़ेंगे आगे। मेटल इज़ टू बी प्रोटेक्टेड इज़ मेड विथ कैथोड की वजह से मेटल को प्रोटेक्ट करना, एनोडिक प्रोटेक्शन, एनोड की वजह से मेटल को प्रोटेक्ट करना, एंड द सरफेस कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे मेटल के ऊपर कोई सरफेस बैठा दी जाती है जिसकी वजह से वो सरफेस डिग्रेड होती है और हमारा मेटल प्रोटेक्ट रहता है। नाउ फर्स्ट है इसमें मटेरियल सिलेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल स्ट्रेंथ एंड थर्मल एक्सपांशन ऑफ द कोएफिशिएंट। ये तीन फैक्टर है जो कि किसी मटेरियल के सिलेक्शन को डिफाइन करता है। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, हमारे प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल कम होने चाहिए जिसकी वजह से वो एनोड और कैथोड की जैसा वर्क ना करे और दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन कॉज ना करे। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, हमारे प्रोडक्ट की मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी होगी उसमें कोरोजन के चांसेस कम होंगे। एंड द थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, ये थर्मल एक्सपांशन हमारे प्रोडक्ट में अगर कम होगा तो उसके कोरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ डिज़ाइन ऑफ द मटेरियल, पहला है जॉइंट, कम से कम जॉइंट होने चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। क्रिवाइसिस, कम से कम गड्ढे होने चाहिए जिसकी वजह से वहाँ एयर वाटर एनवायरनमेंट की गैसेस ना इकट्ठी हो। ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम या हो हमारे मटेरियल से निकलने के लिए, पाइप अगर हो, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बनाए जहाँ से अंदर का लिक्विड बाहर रिसने लगे। एंड मेंटेनेंस, हमारे प्रोडक्ट की मेंटेनेंस प्रॉपर हो ताकि वो लिक्विड हमारे प्रोडक्ट पर रुका ना रहे। नाउ अल्टरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर कम हो, मॉइस्चर कम हो और टर्बुलेंस, एयर का जहाँ टर्बुलेंस कम हो, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। नाउ प्रोटेक्शन थ्रू कैथोडिक और एनोडिक मेजर, कैथोडिक प्रोटेक्शन, दिस इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और प्रिवेंटिंग द कोरोजन ऑफ मेटल बाय मेकिंग इट अ कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइट सेल। हमारे मेटल को कैथोडिक बनाने पर या सेल को, तो ये हमारे प्रोडक्ट कोरोजन को रोकता है। दिस इज अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नली इम्प्रेस्ड करंट और सैक्रिफिशियल अनोड। ये दो टेक्निक है। इम्प्रेस्ड करंट के थ्रू करंट फ्लो करने से वो हमारा प्रोडक्ट कैथोड के जैसा वर्क करता है जिसमें कोरोजन कम लगेगा। और सैक्रिफिशियल अनोड, हमारे प्रोडक्ट कैथोड के ऊपर एक अनोड का सैक्रिफाइस लेयर चढ़ा देंगे जिसकी वजह से कैथोडिक प्रोटेक्शन, हमारा मेटल प्रोटेक्ट रहेगा। An electrolyte is needed to ensure the passage of current through the part to be protected. इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है जो कि करंट पास करे और हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखे। दिस इज़ इफेक्टिव ओनली इन सॉइल्स और aqueous मीडिया वेयर पार्ट टू बी प्रोटेक्टेड इज इमर्ज। जब हम मेटल को किसी लिक्विड में या दूसरे प्रोडक्ट में इमर्स करेंगे तो ये कैथोडिक प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन द एनवायरनमेंट, अगर हम प्रोडक्ट को एनवायरनमेंट में इस प्रोटेक्शन टेक्निक के थ्रू बचाना चाहेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन की जो इम्प्रेस्ड करंट मेथड है उसमें क्या होता है? एन एक्सटर्नल डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द मेटल विच इज़ टू बी प्रोटेक्टेड। बाहर में एक्सटर्नल पावर सप्लाई लगा दिया जाता है जिस मेटल को प्रोटेक्ट करना होता है। इम्प्रेस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मीन्स करंट विच इज ग्रेटर देन द कोरोजन करंट इज अप्लाइड। ये कोरोजन से हायर होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इम्प्रेस्ड करंट का। द निगेटिव टर्मिनल ऑफ पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू द पार्ट टू बी प्रोटेक्टेड एंड पॉजिटिव टू एन ऑक्सिलरी और इनर्ट अनोड। इसका जो निगेटिव पावर सप्लाई है जिस पार्ट को प्रोटेक्ट करना है उससे ज्वाइन कर दिया जाता है और पॉजिटिव पार्ट इनर्ट अनोड से जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल है इसका ग्रेफाइट।
Steel, scrap, aluminium, silicon, iron are also can be used. सिलिकॉन एंड आयरन एंड ग्रेफाइट आर सुटेबल फॉर ग्राउंड बेड्स एंड ब्यूरेट। जो चीज़ गड्ढे के अंदर दबी हुई है, पानी के अंदर है हमारा मेटल, इस टाइप के प्रोडक्ट को बचाने के लिए ग्रेफाइट और हाँ सिलिकॉन आयरन के मेटल का करंट हम बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं इन मेटल्स के लिए। एप्लीकेशंस क्या है, पाइपलाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अंडरग्राउंड केबल्स जो एल्यूमिनियम की होती है लेड की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टोरेज टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट एक्सचेंजर्स में स्टील गेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सी वाटर के पास बने हुए हैं, हल्स ऑफ शिप, हाईवे और ब्रिज को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्रेस्ड करंट मेथड का यूज़ किया जाता है। Now sacrificial anode, this is a metal which has more negative electrode potential than the structure to be protected। ये sacrificial anode ऐसे होते हैं जिनका negative electrode potential जो होता है मेटल बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज़ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू अ पार्ट और स्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड। जिस स्ट्रक्चर से इनको जोड़ा गया है उनसे कंपैरिजन में इनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत हाई होता है। द स्ट्रक्चर इज़ प्रोटेक्टेड एट द सेक्रीफाइस ऑफ अनदर मेटल। ये इनका प्रोसेस ये होता है कि उस हमारे मेन मेटल को प्रोटेक्ट करता है, दूसरे मेटल को शेड ऑफ करता है। जैसे मैग्नीशियम एलॉय होते हैं, जिंक, एल्यूमिनियम 5% आर वाइडली यूज्ड फॉर दिस सेक्रीफिशियल एनोड प्रोसेस। दिस एनोड्स आर रिप्लेस्ड एज सून एज कंज्यूम्ड। ये जो एनोड्स होते हैं हमारे कैथोड के ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे ये एनोड शेड होने लगते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है मेटल है वो प्रोटेक्ट रहता है। एप्लीकेशन इसका अंडर वाटर पार्ट्स ऑफ शिप, शिप हल, अंडरग्राउंड पाइप्स, स्टील वाटर टैंक, वाटर हीटर, कंडेंसर ट्यूब, ऑयल कार्गो, बैलेस्ट टैंक्स, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सैक्रिफिशियल अनोड की टेक्निक यूज़ की जाती है। गैल्वेनाइज्ड शीट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ स्टील। स्टील को बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है जिसको गैल्वेनाइज्ड स्टील कहेंगे, शीट कहेंगे। सैक्रिफिशियल अनोड प्रोटेक्ट मेटल एक्ट्स एज कैथोड। ये जो सैक्रिफिशियल अनोड जिस पर चढ़ाया जाता है वो मेटल कैथोड के जैसे वर्क करेंगे। वाइल अ मोर रिएक्टिव मेटल इज अटैच्ड टू द प्रोटेक्टेड मेटल एज अनोड, जिसके ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल चढ़ा दिया जाता है ताकि हमारा एनोडिक प्रोडक्ट सेफ रहे। The redox reaction, which occurs spontaneously while the oxidation reaction takes place at the anode consuming, जो एनोड की परत चढ़ाई जाती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है और हमारा मेटल सेफ रहता है। Thus protection of matter will have been achieved by successfully shifting its corrosion to the anode। ये कोरोजन अनोड के साइड पर शिफ्ट कर दिया जाता है और हमारा मेटल प्रोटेक्टेड रहता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर अनोड्स आर आइदर प्योर हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। जो मटेरियल यूज़ किया जाता है अनोड वो प्योर फॉर्म में होता है जैसे मैग्नीशियम और जिंक। यहाँ पर आप येलो डायग्राम में देखेंगे जिंक और आयरन दो प्रोडक्ट हैं। द जिंक मेटल एक्ट्स एन इलेक्ट्रोड सिंक फॉर द आयरन। आयरन अवॉइड रस्टिंग अंटिल ऑल जिंक हैज़ कोरोडेड। आयरन को बचाने के लिए अगर उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाए तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आते हैं तो जिंक के साथ रिएक्शन कॉज करेंगे और हमारे आयरन को सेफ रखते हैं। यहाँ दो टेक्निक्स को दिखाया गया है। पहला सैक्रिफिशियल अनोड कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड जो है, यहाँ पर सैक्रिफिशियल अनोड में मैग्नीशियम होता है जो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने के कारण बनता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको मेन मेटल को रिएक्शन होने से बचाते हैं और एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर सेफ रहता है। दूसरे डायग्राम में इम्प्रेस्ड करंट कैथोड प्रोटेक्शन मेथड है। यहाँ पर डायरेक्ट डीसी पावर सोर्स लगा दिया जाता है जिसका निगेटिव रिटर्न जो होता है ये मेटल 2 इलेक्ट्रॉन को पास करेगा एल्यूमिनियम मेटल स्ट्रक्चर के लिए, और राइट हैंड साइड में इंसुलेटेड अनोड केबल लगा होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इम्प्रेस्ड करंट जो है सेंड करता है, ये करंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे मेटल को प्रोटेक्ट रखती है। नाउ एनोडिक प्रोटेक्शन। मेटल टू बी प्रोटेक्टेड इज मेड अप ऑफ एनोड। जिस मेटल को प्रोटेक्शन करना है वो एनोड का बना होता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन मेटल बाय करंट, इसमें करंट के थ्रू एक मेटल की लेयर
चढ़ा दी जाती है। द एक्सटर्नल करंट इज इनिशियली अप्लाइड ऑन द मेटल सो एज टू पैसिवेट इट। ये एक्सटर्नल करंट इनिशियली अप्लाई किया जाता है मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द करंट डेंसिटी इज रिड्यूस टू द एट द वैल्यू टू इंश्योर दैट पैसिव फिल्म डज नॉट डिजॉल्व, दिस इज पैसिवेटिंग करंट। ये करंट की जो इंटेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, इतनी कम रखी जाती है ताकि जो पैसिव फिल्म बनी है वो डिजॉल्व ना हो। पैसिवेटिंग करंट इज मिनिमम प्रोटेक्टिव करंट फॉर पैसिवेशन। एट दिस पॉइंट देयर इज मिनिमम कोरोजन। इन द प्रेजेंस ऑफ स्टील टाइटेनियम बिकम पैसिव। ये स्टील के प्रेजेंट में टाइटेनियम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। A potentiostat is used to maintain the metal at a constant potential with respect to a reference electrode. पोटेंशियोस्टेट के वजह के यूज़ करके ये करंट की इंटेंसिटी को मेज़र किया जाता है या रेगुलेट किया जाता है। द प्राइमरी एडवांटेज इज इट्स एप्लीकेबिलिटी इन द एक्सट्रीम कोरोसिव इन्वायरमेंट विथ लो करंट रिक्वायरमेंट। इस टाइप के एनोडिक प्रोटेक्शन की ज़रूरत और एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक्सट्रीम कोरोसिव इन्वायरमेंट होता है और ये लो करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर एनोडिक प्रोटेक्शन यूज़ किया जाता है। जैसे डायग्राम में आप देखेंगे, एग्जांपल दिया हुआ है, आपके एनोड के ऊपर करंट के थ्रू एक परत चढ़ा दी जाती है। नाउ कोरोजन इज ओवर हियर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन की जो थ्योरी, वेट और ड्राई कोरोजन थ्योरी हमने देखी और उसके प्रोटेक्शन के मेजर्स देखे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरोजन कौन कौन से होते हैं ये हमने देखा। अब है मटेरियल्स हैंडलिंग सिस्टम, यानी मटेरियल को हैंडल करने के लिए कौन कौन से सिस्टम, जैसे कन्वेयर बेल्ट्स, क्रेन्स, ये ट्रक्स, ये सब होते हैं जो हमारे सामान को एक दूसरे से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं। उन सब से रिलेटेड ये इस बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। So what is handling of material? Material handling is the art and science of moving, packing and storing of substance in any form. हमारे प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, उसे पैक करने और स्टोर करके रखने के लिए जो मीन्स और यूज़ किया जाता है उसे मटेरियल हैंडलिंग कहेंगे। मटेरियल हैंडलिंग इज़ द फंक्शन ऑफ मूविंग राइट मटेरियल टू द राइट प्लेस इन द राइट टाइम, इन द राइट अमाउंट एंड इन सीक्वेंस एंड इन राइट कंडीशन टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट। बड़े बड़े प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में इस टाइप के मटेरियल हैंडलिंग के लिए क्रेन्स मशीनें होती है ताकि काम, लेबर वर्क कम हो सके, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कम जले और हमारा सामान आसानी से अपनी सही जगह पर सही टाइम पे पहुंच सके। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग? फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल। जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे प्रॉपर तरीके से चलने देना, रहने के लिए, एक सामान को दूसरी सामान तक रखने के लिए इम्पोर्टेंस होता है मटेरियल हैंडलिंग का। कंसर्न विद द शेड्यूलिंग ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, किस समय में कितना सामान बनाना है और उसको कहाँ तक रखना है, उसमें ये मटेरियल हैंडलिंग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मटेरियल हैंडलिंग एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर हमारे प्रोडक्ट को सही स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना लेबर वर्क के ले जाया जा सके तो इससे प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाता है। मटेरियल हैंडलिंग इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ इन प्लांट लेआउट बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। अगर हम सामान को जमा कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करके रखेंगे तो स्पेस भी कम लगेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो जाएगा। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहते हैं? पहला है टू डिक्रीज यूनिट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। हम जो मटेरियल हैंडल कर रहे हैं उसमें कॉस्टिंग कम आए। रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके। प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ मटेरियल, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मटेरियल जा रहा है वो आसानी से एक डिफाइंड टाइम पर आसानी से जाता रहे। प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन, एक अच्छी क्रियाशैली, कार्यशैली प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल हैंडलिंग को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन फॉर बेटर क्वालिटी बाय अवॉइडिंग डैमेज टू प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को डैमेज से बचाने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। टू इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, अगर मटेरियल को हम जमा कर एक स्थान पर रखेंगे तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा रहेगा। टू प्रोवाइड हायर प्रोडक्टिविटी एट लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाई प्रोडक्शन देना और कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के। Now what are the principles of material handling?
द मटेरियल शुड बी मूव्ड एट लिटिल एज पॉसिबल, कम से कम छोटे से छोटे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके। रिडक्शन इन टाइम बाय यूजिंग शॉर्टेज रूट एंड मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, छोटे से छोटे रूट को फॉलो करके बड़े से बड़े सामान को या हैवी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। मटेरियल मूवमेंट शुड बी इन लॉट्स रेदर देन इन इंडिविजुअल यूनिट, एक साथ बल्क में मटेरियल को पहुंचाया जा सके रादर देन एक एक छोटे छोटे सामान को ले जाने की बजाय। डिज़ाइन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट शुड बी सच दैट इन कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस, मटेरियल का डिज़ाइन ऐसा हो ताकि मटेरियल की हैंडलिंग आसानी से हो सके। री हैंडलिंग एंड बैक ट्रैकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड, एक बार मटेरियल को हैंडल करने यानी मशीन में लगाने के बाद वापस उस पर ट्रैकिंग या उस पर हाथ ना लगाना दिया चाहिए, जिसकी वजह से मटेरियल हैंडलिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है। पीरियोडिकली रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड चेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, ये जो जैसे ट्रक, क्रेन्स, कन्वेयर्स होते हैं जो मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इनकी प्रॉपर रिपेयरिंग मेंटेनेंस होना ज़रूरी है ताकि हमारी मटेरियल हैंडलिंग इफेक्टिवनेस दे सके। नाउ टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, कौन कौन से मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है हमारे पास। कन्वेयर्स होते हैं जो मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेल्ट के थ्रू, स्क्रू के थ्रू लेकर जाते हैं। क्रेन्स, एलिवेटर, होइस्ट होते हैं जो सामान को उठाकर बड़े से बड़ी जगह पे हाइटेड स्थान पर रखते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रक होते हैं जो एक बल्क अमाउंट को, हैवी अमाउंट को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते हैं। और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ द कन्वेयर्स, ये ग्रेविटी और पावर्ड डिवाइसेस होते हैं जो हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, यूज्ड फॉर मूविंग लोड फ्रॉम 1.2 ओवर 5 ओवर अ फिक्स्ड पाथ। इसमें फर्स्ट वन है बेल्ट कन्वेयर, ये इसमें बेल्ट लगे होते हैं और इसमें सामान को रख दिया जाता है, ये हमारे सामान को मेटल फैब्रिक लगा होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। सेकंड है हमारा चैन कन्वेयर, चैन के थ्रू ये मेटलिक चैन लगी होती है दैट ड्रैग मटेरियल अलोंग अ मेटल साइड बेस, ये हमारे मेटल प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं। थर्ड है रोलर कन्वेयर, ये रोल्स लगे होते हैं बीच में जिसके ऊपर लार्ज बॉक्स लोड को रख दिया जाता है, ये धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मेटल फ्रेमवर्क विथ हॉरिजॉन्टल रोलर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, they are use gravity and user gravity concept or sliding concept। इसी में ही न्यूमेटिक कन्वेयर होते हैं जो हाई वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लोस के थ्रू एक ट्यूब कैरिंग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। देन सेकंड है आपका क्रेन, एलिवेटर और होइस्ट, दे आर ओवरहेड डिवाइसेस यूज्ड फॉर मूविंग लोड्स इंटरमिटेंटली बिटवीन पॉइंट्स विद इन एरिया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान या ऊंचे स्थान पर हमारे प्रोडक्ट को रखने के लिए यूज़फुल होते हैं। ये क्रेन एक सा एग्जांपल देखेंगे, क्रेन आपने पहले भी देखी होगी। दिस आर द डिवाइसेस माउंटेड on overhead rail or ground wheels or rails, they lift, swing and transport large and heavy material, बहुत हैवी मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान या ऊंचाइयों के स्थान पर रखने के लिए क्रेन्स का उपयोग किया जाता है। सेकंड है एलिवेटर, दिस टाइप ऑफ क्रेन्स लिफ्ट मटेरियल यूजुअली बिटवीन द फ्लोर्स एंड बिल्डिंग, फ्लोर बिल्डिंग में सामान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एलिवेटर्स का यूज़ किया जाता है। होइस्ट जो होते हैं ये सामान को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लिफ्ट करके एयर के थ्रू या चैन होइस्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक होइस्ट पहुंचाते हैं। देन इंडस्ट्रियल ट्रक्स होती हैं, इलेक्ट्रिक, गैसोलीन, डीजल, गैस से चलने वाली ये ट्रक होती हैं, ये नॉर्मली हमने देखा है फोर्ट लिफ्ट ट्रक, इसका एक छोटा सा एग्जांपल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। इसके अलावा पैलेट ट्रक्स जो होते हैं सामान को रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। देन लास्ट है हमारा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट जो इंडस्ट्री में, प्लांट्स में यूज़ होते हैं, ये डिवाइस और अटैचमेंट होते हैं जो हैंडलिंग इक्विपमेंट के साथ जुड़कर उनकी इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में स्कीड बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग बॉक्स होते हैं जो हैंडलिंग मटेरियल्स को इसमें भरकर ले जाया जाता है। और इसके अलावा एक्सपेंडेबल पैलेट्स होते हैं, इसमें मटेरियल को लिफ्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लिफ्ट करते हैं।